Hello students, I am Praveen Kumar. I welcome you all on behalf of Exemplar Classes. You are watching online video of class 11th Mathematics chapter number 9th and this is video number 3. Today we are going to do some important questions of exercise number 9.2. ऐसे कुछ questions जो स्टूडेंट से नहीं बनते हैं या डिफ़िकल्टी से बनते हैं या जहां उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है. So you have total 18 questions in 9.2. I am going to pick 8 or 9 questions. It means that in coming half an hour you are going to be done with the half of this chapter. बाकी questions मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा. तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5. शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस, शायद क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको करके दिखाया हुआ था. आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू सॉल्व इट. सो वी हैव अ क्वेश्चन एंड दैट इज़ we have an AP whose pth term is 1 by q, qth term is 1 by p. Then you have to prove that the sum of first pq term is going to be this one. Now the question is how to solve this problem. For every problem you need a concept and you need to think something. I'm going to specify those things what you need to know as a concept. तो आपने nth टर्म का फार्मूला लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया. नहीं देखा है आपने तो एक बार फिर से जाइए और देख लीजिए. एंड द फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म इज दिस. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस टू फार्मूला एंड गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द easiest possible way. So let's start. Whatever is given you start from that. If it is saying that is the pth term is I can write this as the pth term is equals to 1 by q. What is the pth term? Say a plus p minus 1 multiplied by d. Here a और d, a है आपका फर्स्ट टर्म, d है आपका कॉमन डिफरेंस and the qth term is 1 by p q minus 1 into d. So this is given. Now we have to prove something. Let's do. जो चीज़ आपको प्रूव करना है उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, that is the sum of nth टर्म का सम. और यहाँ पूछा गया है पहले pq टर्म्स का सम. So can I write this? That is equals to pq divided by 2. This is 2 times of the first term plus pq minus 1 into t. और आपको इस टर्म को किसके बराबर प्रूफ करना है? इसके बराबर प्रूफ करना है. तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं. यहाँ पी क्यू के टर्म्स है लेकिन ए एंड डी नहीं है, तो यहाँ पर ए एंड डी की वैल्यू मुझे निकालनी है और मुझे पुट कर देनी है. You have 2 equations, you have 2 unknown, you can get the terms. Let's say that this is my equation number 1, this is the equation number 2. Elimination method लगा देंगे. If I subtract these 2 equations, what am I going to get? Hope I am clear enough. ये a और a आपका कैंसिल हो जाएगा. This is here. So it is which implies that the value of d is equals to 1 by pq. How? ये दोनों भी कैंसिल हो गए. हमें d की वैल्यू मिल गई है. किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करके ए की वैल्यू निकालिए और उसे इस क्वेश्चन में पुट कर लीजिए. सो आई कैन से दैट इज बाय वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1. आप 1 में पुट कीजिए, 2 में पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू दिस. सो फ्रॉम हियर आई कैन से एक स्टेप और लिख दे रहे हैं.
C. Cancel. So A is equals to 1 by PQ. So I think fortunately the value of D and A comes same. So अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए. आपको यहाँ लिख लेना चाहिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी. आई होप कि ये काम आप खुद बड़े अच्छे से कर लेंगे. सो 2 टाइम्स ऑफ दैट इज ए 1 बाय पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1. दिस इज 1 बाय पी क्यू. सो पी क्यू बाई 2 और यहाँ से आप 1 बाय पी क्यू कॉमन ले लीजिए. सो इट इज़ 2 प्लस pq minus 1 that's left. So it is 1 by 2 pq plus 1. Proved. जो आपको प्रूव करना था वो आ गया. अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं. थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा और आंसर आप बड़े आसानी से लेकर के आ सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एनसीईआरटी के बुक में आपको एक एग्जांपल दी हुई है और उसमें एक पार्ट नहीं बताया गया तो उसे कैसे लेना है. तो बजाय इसके कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं. वी हैव द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एंड द रेशियो इज गिवन एज 5n + 4 इज टू 9n + 6. तो आपको 18th टर्म का रेशियो बताना है. तो यहाँ पर डेफिनेटली 2 AP हैं. सो आई अज्यूम दिस इज़ द AP नंबर 1. मैंने माना फर्स्ट टर्म इज A1, कॉमन डिफरेंस इज D1 फॉर द फर्स्ट AP. सेम वे सेकेंड AP के लिए आपका फर्स्ट टर्म है A2, कॉमन डिफरेंस है D2. जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है कि आप उसको वैसे ही प्रोसीड कीजिए. अगेन आई होप कि आपको सम ऑफ n टर्म्स एंड द nth टर्म का फार्मूला याद हो गया होगा अब तक. तो sum of n terms of let's say first AP divided by sum of n terms of the second AP. तो मैंने इसे ऐसा रखा हुआ है. just I make a symbol. So it is n by 2 times of A1 plus n minus 1 multiplied by D1. Here n by 2 times of A2 plus n minus 1 into D2. It can be easily done. Well, ये तो स्टार्टिंग है. हमें जो पता करना है ज़रा मैं उसे राइट हैंड साइड पर लिखना चाहता हूँ. The ratio of the 18th term. So let's say that is 18th term of first AC divided by the 18th term of second AP is going to be A1 plus 18 minus 1 into D1. This is A2 plus 18 minus 1 into D2. Can I write this? I hope ऐसा लिखने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी. So basically what I'm supposed to find out is I like to find the ratio of these two things. यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये दोनों आप बड़े आराम से कैंसिल कर सकते हैं. That is equals to 2 times of A1 plus n minus 1 into D1. 2 times of A2 plus n minus 1 into D2. Now this quantity is equals to, मैं यहाँ लिख दूँ अब, ये किसके बराबर दिया गया है आपको? 5n plus 4. This is 9n plus 6. Now मुझे पता करना है ये, और आ रहा है कुछ यहाँ पर इस तरह का. Can we do one thing? आई होप यू वोंट माइंड अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी रेशियो तो सेम रहेगा. सो लेट्स डू दैट. 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस 34 D1, सॉरी
34d2। होप आई एम क्लियर इनफ। अब आप जरा यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर दिस टू हैपन दिस, आइदर न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए या डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लीजिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका कंसेप्ट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही जैसे हैं, सिर्फ डिफरेंस है a1 d1 और a2 d2 का। यू कैन पिक एनी वन, लेट्स से दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n-1 इंटू d1, और यहाँ का जो न्यूमरेटर है वो शुड बी इक्वल। अब आप कहोगे कि हमने इक्वल क्यों किया, देखिए रेशियो है इसलिए आप कर सकते, रेशियो नहीं होता आप नहीं कर पाते। लेट्स सी दिस। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 35। इसका मतलब है अगर आप इस फार्मूला में 35 रखेंगे तो आपको ये आ जाएगा, जिससे कि आपको रेशियो पता चल जाएगा। तो एक बार रख के देख लेते हैं। दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे भी 35 रख लिया जाए। मैं इस वाले पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं होगी क्योंकि ये तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। यहाँ लिख करके देखिए, see this is equals to this। पूरा साल बीत जाता है, लोगों को ये पता नहीं लगता है कि 35 आया कैसे। you should be clear enough। आपको बुक में इसे कंपेयर करके नहीं दिया गया है, यही है आपका कंसेप्ट आज के लिए। so let's solve that now। होप दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर्स में अगर देखा जाए, इस पूरे चैप्टर का तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि कैसे आप n की वैल्यू को निकालते हैं। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए, अगर आपको आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ इट्स द टाइम टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर आपने साइक्लिक पॉलिनोमियल जैसे कुछ अलजेब्रा किए हुए होंगे तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। एक बुक मैं रिकमेंड कर देता हूँ आपको, हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट्स। वहाँ आपको कई सारे अच्छे अलजेब्रिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। खैर पहले हम लोग आते हैं एपी पर। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एन आर टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू ए बी सी रिस्पेक्टिवली। देन यू आर आस्क्ड टू प्रूव दैट this term a by p multiplied by q minus r something 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 is equals to 0। जब भी equals to 0 आपको लेकर के आना है, remember ट्रिक याद रखिए, that is you need to get the order of something cyclic। cyclic का मतलब मैं यहाँ आपको लिख दूँ शॉर्ट में, let's say a b c and p q r। मैंने डायरेक्ट एंटी क्लॉक लिया, एंटी क्लॉक ले सकते हैं। लेट्स सी, पहले मैं आपको टर्म दिखा दूं कि इसकी क्या यूटिलिटी है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन में आपको जैसा दिया जाए, कीप ऑन डूइंग एज इट इज, दैट्स द मेन सीक्रेट। फर्स्ट पी टर्म क्यू टर्म आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर दिस। अगर मैं कहूँ दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म is equals to a and that is equals to, अगर आप फार्मूला लगाएंगे, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, sum of first p term is equals to p by 2 multiplied by 2 times of capital A। What is capital A? The first term, plus p minus 1 multiplied by capital D। What is capital D? The common difference। अगर आप याद नहीं रख सकते तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, this is first term and this is common difference। hope it is clear enough। and this quantity is equals to a, that is as given in the question। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ,
I can write this. Let's say that this is my equation number 1. The sum of first q term is equals to this. And this also gives you 2a plus q minus 1 multiplied by d is equals to 2b by q. Let's take it as the second equation. The third one, the sum of first r term is equals to, याद रखिए आपका दिया हुआ AP अभी भी सेम है. So 2a plus r minus 1 into d is equals to 2c by r. So let's say this is my equation number 3. Well, इसे मिटा दूँ अभी. I need some space. ये टर्म आपको लेकर के आना है. तो कैसे लेकर के आएंगे? See this. A by P into Q minus R. You need to bring this. Suppose अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ Q minus R, मेरा काम हो जाएगा. आप कहोगे नहीं यहाँ तो सर A by P है. कोई दिक्कत नहीं है. If this is equals to 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो भी वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 ही आना चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मुझे ये टर्म मालूम है दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस. सो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए. या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू को यहाँ रख दें, प्लस मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. This. Now, can I take this? This is Q minus R multiplied by 2A plus P minus 1 multiplied by D. Hope I am clear enough. इस टर्म को देख लीजिए और बिल्कुल क्लियरली देखिए कि हमने इसे कैसे लिखा है. मैंने यहाँ 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया. अब मेरा जो ये टर्म बना है वो टर्म यहाँ है. ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर. मैंने इसे यहाँ ऐसा लिख दिया. बाकी जो 2 इक्वेशन है इसके साथ भी यही काम करेंगे. तो सी, बीइंग अ टीचर इट्स वेरी इजी टू राइट, बट बीइंग अ स्टूडेंट यू नीड टू हैव अ गुड प्रैक्टिस. तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज r minus p. So it is r minus p and the rest thing will be as it is 2a plus q minus 1 multiplied by d plus this is going to be p minus q and it is going to be multiplied with this, that is 2a plus r minus 1 multiplied with this. बड़ा लंबा सा आपको एक टर्म दिख रहा है और जब आप क्लास 11 में पहली बार आते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है. बट आई कैन से मैथमेटिक्स इज स्टिल द इजीएस्ट सब्जेक्ट. देयर इज नथिंग टू गेट स्केयर्ड. आप सिर्फ टर्म्स बनाते जाएं. मान लीजिए मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूं, सो q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस q माइनस आर p माइनस 1 इंटू डी. इसे इससे मल्टीप्लाई किया, इसे इससे मल्टीप्लाई किया. आप 10th में ये कई बार कर चुके हैं. इसको मैं ठीक नीचे लिखूंगा ताकि आप इसे आसानी से पहचान पाएं. और अभी मैंने आपसे कहा था द साइक्लिक पॉलिनोमियल एंड हियर आई एम. ये रहा आपका. इस टर्म में दिस प्लस दिस सारे प्लस हैं. अगर इस 3 में से मैं 2a को कॉमन ले लूं तो देखिए क्या निकलेगा. Am I right? Go for cancellations. This is minus p plus p minus q plus q minus r plus r. 2a multiplied by 0. You can say it comes as 0. आप कहोगे अभी इधर क्या? इधर भी बात वही है. आप d कॉमन ले लीजिए.
keep the thing as it is, p minus 1 into q minus r plus q minus 1 into r minus p plus r minus 1 into p minus q. अगेन क्योंकि ये साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आप अगर इसको एक्सपेंड भी करके देखोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. दैट विल गिव यू दिस. अगर आप अग्री नहीं करते हो कि ये क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको एक्सपेंड कीजिए. यू कैन एबल टू इजी सी दैट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 द वे इट इज डन हियर. राइट, नाउ इट्स अ टाइम टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is directly not asking you about the arithmetic mean, but it actually mean arithmetic mean. यहाँ आपको दो नंबर दिए गए. You have a number 8, you have a number 26. आपको यहाँ 5 नंबर डालने हैं इसके बीच में ताकि ये KP बन जाए. Let's say that those numbers are A1, A2, A3, A4, A5. And let's say I am saying that this is AP. तो अब इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5 नंबर ये और 2 दिए हुए नंबर, that is equals to 7. So we can say that the value of n is equals to 7. What is the first term? 8. What is the last term? 26. Can I able to find out the common difference? Yes. How? If you remember, the last term is equals to this. ये फार्मूला है जो आपने पहले कर लिया है, नहीं तो आप लास्ट वीडियो जरूर चेक कीजिए. Just put the value. Hence, D is equals to 3. Now we have A, we have D. Can I able to find the second term? Yes, this is going to be A plus D. So what is A? 8 plus 3, that is 11. A2 is equals to 11 plus 3. अब आप आराम से लिख सकते हैं, that is 14. A3 is 17. A4 is 20, A5 is 23. That's your answer. This is the easiest possible question that you can expect in NCERT. Move on to the next question. You have given as some expression asking that if this is the arithmetic mean between these two number, what is the value of n? सबसे पहले अपना basic concept लगा लेते हैं. The numbers are A and B. If I'm asking arithmetic mean of A and B is equals to, can I say this? लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिया गया था कि ये कैसे आया. हमें क्या करना है? This quantity should be equals to this quantity. So I write we have to solve this equation to get the value of n. देखने में काम इजी लगता है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ. The simple thing, go for cross multiplication. जब भी आप अलजेब्रा के साथ डील कर रहे हो, नेवर गिव अप. This dot means multiplication. I'm multiplying this two term. होप आई क्लियर है ना. आप 10th करके आए हैं तो इतना आपको चीज़ क्लियर होगा. ये पावर 1 है. अगर आपका बेस सेम है तो दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे. सो n minus 1 plus 1 will get cancelled, e to the power n.
let's keep it as it is. There's nothing to simplify. Now इस दो टर्म को मैं यहाँ ला करके सबट्रैक्ट कर देता हूँ. So 2 into a to the power n minus a to the power n is equals to a to the power n. Same way 2 into b to the power n minus b to the power n is b to the power n. Yes. And we took a to the power n minus 1 common from this two expression and b to the power n minus 1 common from this two expression. और यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. So you got a by b to the power n minus 1 is equals to 1. 1. Can I write this? a to the power b to the power 0 is also equals to 1. हमने बेस को बराबर किया है तो इसका जो पावर होगा वो भी आपस में इक्वल होगा. Can I say that these two terms are going to be equal? So n minus 1 is equals to 0. So n is equals to 1. That's your answer. Moving on to the next question. You're provided between 1 and 31 m numbers have been inserted such a way that the resulting sequences form an AP and the ratio of 7th to m minus 1. This is number. This is not term. याद रखिए ये टर्म नहीं है, ये नंबर है. कैसे? A is 1, this is A1, this is A2, A3, A4, it goes so on till this is 31. This is your first term, this is your second term. Term अगर आप कहोगे then this is second term of an AP. पर ये जो नंबर आपने इंसर्ट किए हैं then you can say that it is first number. This is third term but second number. This is third term but it is second number. इसे बिल्कुल क्लियर रखिए. यहाँ वर्ड दिया हुआ है नंबर. It's a mistake which most of the student used to commit. तो अब ये क्वेश्चन आपको लगभग इजी हो गया है क्योंकि ये क्वेश्चन क्लियर है. So I have first term, this is the last term, the total number of terms of this AP. If this is AP, the value of n is equals to m plus 2. Last question मैंने कुछ ऐसा किया था. That is the last term that I am applying the formula is equals to. ये last term का formula है आपका. Last term है 31 is equals to. This is m plus 2 minus 1 into d. Why this is m plus 2? क्योंकि यहाँ total number of terms कितने हैं? इतने हैं. So it is 30. You got the value of d is equals to 30 into m plus 1. That's one part. अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है. ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. ये जो आप टर्म देख रहे हैं 7th नंबर टू m minus 1th नंबर, तो मैं इसे लिख दूँ A1 is equals to 1 plus D. Hope I am right. A2 is equals to, this is 2D. A3 is equals to 3D. यहाँ -1 नहीं हुआ क्योंकि आपका नंबर ऑफ टर्म ऑलरेडी एक ज़्यादा है. सेम वे इफ आई टेक 7th टर्म इज गोइंग टू बी दिस वन. सॉरी, ये मुझे 1 लिखना है. एंड m minus 1th number, this is the 7th number, m minus 1th number into this. तो ये जो आपको 5:9 का रेशियो दिया हुआ है that is a7th upon is equals to 1 plus 7d divided by 1 plus m minus 1 into d is equals to 5/9. We can put up the value of d here.
that is 1 plus 7 into, and you got this. मैं चाहूँगा कि आप ये सॉल्व करके देख लीजिए। m की वैल्यू आ जाएगी 14। कुछ नहीं करना है, आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लेना है। यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 14। आई गिव यू द कंसेप्ट व्हिच वाज रिक्वायर्ड। Now let's see one more question, the last question that I am covering for this video. The difference between any two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree. Smallest angle is given as 120 degree. तो आपसे पूछा गया है कि उस पॉलीगन में कितने साइड हैं। सबसे पहले इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। मान लीजिए कि एक पॉलीगन है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस सम को लिख देते हैं 360, वो गलत है। सॉरी, ये है आपका सेंट्रल एंगल। सम ऑफ द सेंट्रल एंगल विल बी इक्वल्स टू 360। ये इंटीरियर एंगल नहीं है। तो इंटीरियर एंगल कहाँ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये है इंटीरियर एंगल, और इसके लिए एक फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, 180 इंटू n-2, वेयर n शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइड। अब आप सोचोगे कि ये कहाँ से आया। इसके लिए एक चैप्टर है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हम लोग इसे वहाँ के लिए छोड़ देते हैं। जब आपका परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वीडियो बनेगा तो उसमें इस चीज़ को मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, पर क्योंकि ये एपी है इसलिए आप इसको एज अ फार्मूला याद रख सकते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू योर स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल इज 5 डिग्री। स्मॉलेस्ट 120 है तो इससे बड़ा 125, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, शुड बी प्लस। देन द सम ऑफ एन साइड्स, कितने इंटीरियर एंगल, 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6। एन साइड है तो एन इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सॉरी इफ़ यू कुड बी मिसगाइडेड बाय दिस, ये समझाने के लिए आपको 6 साइड लिया है मैंने, ये आंसर में आपका कुछ भी आ सकता है। So sum of n side is equals to this। एक फार्मूला है तो इसे मैं यहाँ से पुट कर दूँ, दैट इज 180 इंटू n-2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 120, दिस इज n-2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो इट इज़ 120n। मैंने डिग्री के सिंबल को सिर्फ सॉल्व करने के पर्पस से हटा दिया है। Sorry, I was missing out this n/2. Square.
वेल, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यू आ रहा है 9 and 16. Can both be the answer? Thing is no. Number of side could be 9 or number of side could be 16. पर अगर आपका नंबर ऑफ साइड 16 होगा तो ज़रा एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। इट कम्स एज 195 डिग्री। 195 डिग्री कभी भी इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। क्यों, जरा मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करें तो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे 180। अगर ये 180 से इस तरफ हो जाए तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, आपका ओपनिंग उस तरफ हो जाएगा। कैन आई से, एम आई क्लियर इनफ कि अगर ये इंटीरियर एंगल होना है तो ये वैल्यू 180 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। जैसे ये 180 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, और यहाँ पर जो आपका सबसे लास्ट एंगल आया है वो एक बड़ा आ गया है, 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। यानी अगर n की वैल्यू को आप 16 लेंगे तो एक रिक्वायर्ड पॉलीगन आपका नहीं बनेगा। हेंस इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज दिस इज वायलेटिंग आवर बेसिक प्रिंसिपल्स। होप आई एम क्लियर इनफ कि 195 को हमने क्यों एक्सक्लूड कर दिया है अपने सॉल्यूशन से। सो यू कैन सी द नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 9 विच इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। वेल, 8-9 क्वेश्चंस तो मैंने कर डाले हैं और 8-9 क्वेश्चंस आप कर दीजिए और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट, ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल पर आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नेक्स्ट अगर एबी का वीडियो होगा तो वो होगा IIT JEE के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर, प्लस एक और वीडियो अपलोड होने जा रहा है विच विल डील विथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो उम्मीद है आपको अब ये एक्सरसाइज सिंपल लग रहा होगा। आज के लिए यहीं तक, देखने के लिए थैंक यू।